गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा, हमने जो 12th क्लास फिजिक्स के लिए कल 4th चैप्टर स्टार्ट किया था, आज उसी को हम आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं, बायो सावर्ट। देखिए, कल हमने जो ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। कल का जो टॉपिक था हमारे बच्चों को क्या था? ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट। और ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट के दौरान हमने ये पता किया था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है, और मैग्नेटिज्म है, यानी मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है, वो एक दूसरे से रिलेटेड है। उसने एक्सपेरिमेंटली क्या किया था? प्रूव किया था। इतना हमने बात कर चुके थे। जो हमने पढ़ाया था कल, उसके बारे में आपको जो PDF है वो आपको ऑलरेडी ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करा दी गई है। आप उनको लगातार नोट करते रहना। अब देखिएगा, ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट के बाद जो आज का हमारा टॉपिक है, जिसको हम किस नाम से बोलते हैं, देखिएगा, एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल भी बोल सकते हैं इसको बच्चों, और इसी को हम किसी बुक में आपको ये स्नो रूल के नाम से भी मिल जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? SNOW, स्नो रूल। यानी एम्पियर के द्वारा दिया गया था ये रूल, इसलिए हम इसको एम्पियर रूल भी बोल सकते हैं। और स्नो, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे कि इसको स्नो रूल भी क्यों बोलते हैं। देखिएगा, एम्पियर ने जो रूल दिया था, एक्चुअली में ये किसके रिलेटेड था? जो हमने ओरिस्टेड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, जिसके अंदर जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो रही थी, और हमने डिफरेंट पोजीशन पे बात की थी कि जब हम कंपास को नीडल के या कंडक्टर के ऊपर रखते हैं, तब हम देखते हैं कि डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जब हम कंपास को कंडक्टर वायर जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है उसके नीचे रखते हैं, तब भी डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। उसी प्रकार हमने ये देखा था कि जब हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को आपस में इंटरचेंज करते हैं, तब भी क्या होता था? डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाती थी। तो इसी रूल के अंदर, यानी ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट के अंदर, जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है, यानी जो मैग्नेटिक नीडल है उसकी जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है वो किसके द्वारा दी जाती है? एम्पियर स्विमिंग रूल या स्नो रूल। यानी एम्पियर के द्वारा दिया गया था एम्पियर स्विमिंग रूल। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ से ये बनता है कि एम्पियर स्विमिंग रूल क्या काम आता है? ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट के दौरान जो मैग्नेटिक नीडल है, डिफ्लेक्शन होता है, उस डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? स्नो रूल या फिर एम्पियर स्विमिंग रूल। देखिए, एम्पियर ने क्या बताया था कि देखो, यहाँ पर स्विमिंग, अगर कोई भी पर्सन है वो इस तरह से स्विम कर रहा है, जैसे ये हम पहले कंडक्टर मान लेते हैं, AB कंडक्टर है, एक कंडक्टर वायर है AB, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। मान लेते हैं कि ये करंट इसके अंदर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, A to B। यानी अगर हम इसको सर्किट में कनेक्ट करें, किस तरह से होगा? पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव, इस तरह से। अब देखिएगा, स्नो रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी पर्सन इस तरह से स्विम कर रहा है, जैसे ये कोई पर्सन मान लेते हैं हम, ये स्विम कर रहा है, थोड़ी सी ड्राइंग खराब है, देखिएगा, ये कोई पर्सन है, ये स्विम कर रहा है, ठीक है ना, और करंट है वो इस तरह से फ्लो हो रहा है उसकी कि लेग से और हेड की तरफ करंट फ्लो हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, अगर कोई पर्सन किसी कंडक्टर वायर की अलोंग, यानी किसी कंडक्टर वायर के ऊपर इस तरह से स्विम करता है कि उस करंट है उसके लेग से और हेड की तरफ फ्लो हो रहा है, यानी करंट की डायरेक्शन किधर है? इसके लेग से और हेड की तरफ है। तो जो नीडल का डिफ्लेक्शन है, यानी जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा, इस पर्सन का जो लेफ्ट डायरेक्शन है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? एम्पियर स्विमिंग रूल या स्नो रूल। देखिएगा, यहाँ पर जो स्नो का मीन्स क्या है? SNOW। इसको ऐसे याद रखिए, S मीन्स साउथ, नॉर्थ, ओवर एंड वेस्ट।
यानी अगर कोई पर्सन स्विम कर रहा है, ठीक है ना, या किसी भी मैग्नेटिक नीडल, ये कंपास मानकर, ये क्या हो गया, ये मैग्नेटिक नीडल होगी, ये इसका नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, ठीक है ना। यानी किसी भी मैग्नेटिक नीडल में जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ है, यानी करंट किधर जा रहा है, साउथ से नॉर्थ, ठीक है ना, करंट किधर साउथ से नॉर्थ जा रहा है, और वो कंपास है वो कहां पे रखा हुआ है, कंडक्टर के ओवर ऊपर रखा हुआ है। कहां पे रखा हुआ है, कंडक्टर वायर जिसमें है इसके ऊपर रखा हुआ है वो कंपास। तो देखिएगा उसका जो डिफ्लेक्शन है वो किस डायरेक्शन में होगा, वेस्ट डायरेक्शन में होगा। इसलिए आप ये याद रखिए स्लो, यानी अगर किसी भी कंडक्टर में साउथ टू नॉर्थ फ्लो हो रहा है करंट, और वो कंडक्टर कंपास कहां पे रखा है, उस कंडक्टर के ऊपर रखा हुआ है, यानी कंपास है वो किधर रखा हुआ है, ऊपर रखा हुआ है, तो उसकी जो डिफ्लेक्शन है वो किधर होगी, वेस्ट डायरेक्शन में। यानी अगर ये कंडक्टर वायर है, इस तरह से उसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तो ये डिफ्लेक्शन किधर होगा, वेस्ट में। इसका रिवर्स अगर हम डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो ये किधर आ जाएगा, ईस्ट में आ जाएगा। क्लियर। तो ये क्या कहलाता है, स्नो रूल कहलाता है। अब देखिएगा आज का नेक्स्ट टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और एग्जाम से भी रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे। देखिए बच्चों आप पहले समझिए, ठीक है, आपको नोट बाद में करना है, नोट के लिए मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है, जो भी टॉपिक आपको डेली पढ़ाया जा रहा है उसके पीडीएफ ग्रुप के अंदर अपलोड होते जा रहे हैं साथ साथ, तो आप पहले समझने की कोशिश कीजिए। देखिएगा या तो आप पहले जो पीडीएफ है उनको नोटबुक में राइट डाउन कीजिए और उसके बाद समझने की कोशिश कीजिए। जो 12th क्लास आरबीएससी का जो ग्रुप है उसके अंदर भी यही वीडियो अपलोड हो रही है, क्योंकि सेम सिलेबस है, जहाँ पर एक दो चैप्टर के अंदर कहीं चेंज है वो मैं साथ साथ करा दूंगा। उस टाइम मैं आपको बोल दूंगा पर्टिकुलरली कि ये आरबीएससी के लिए है या ये सीबीएसई के लिए, अदरवाइज जितने भी टॉपिक है वो सभी कॉमन है। कहीं कहीं एक दो चैप्टर में प्रॉब्लम है, जो आरबीएससी में कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा है और सीबीएसई में कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा है, उसके बारे में आप टेंशन न करें, ठीक है। अभी जो पढ़ा रहे हैं वो दोनों ही कॉमन टॉपिक है, आरबीएससी इंग्लिश मीडियम के लिए भी और सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के लिए भी, ठीक है। अब देखिएगा आज का जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड, उसके बारे में बात करते हैं। बायो सावर्ट लो। बायो सावर्ट लो क्या कहता है, सबसे पहले तो ये बायो सावर्ट लो क्या है, एक बायो और सावर्ट दो डिफरेंट साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये रूल दिया, इसलिए उनके रूल के नाम पर इसको क्या बोला जाता है, बायो सावर्ट। अब देखिएगा ये रूल हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर ये रूल क्या काम आता है। देखिएगा ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट में ओरिस्टेड ने बताया था कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये बायो सावर्ट लो कहता है कि किसी भी कंडक्टिव वायर के अंदर जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो उस वायर के अराउंड में एक फील्ड जनरेट होता है, और वो फील्ड कौन सा होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे लिखते हैं, बी से लिखते हैं। एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला होती है, ठीक है। डायमेंशन टेस्ला के बारे में और डिटेल से हम आगे बात करेंगे। तो देखिएगा ओरिस्टेड ने ये बता दिया कि करंट कैरिंग कंडक्टर है वो अपने चारों ओर क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन वो ये नहीं बता पाए, यानी उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड नहीं बता पाए कि वो एक्चुअल में मैथमेटिकली फॉर्मूला कितना होता है। ये किसके द्वारा दिया गया, बायो सावर्ट के द्वारा। यानी किसी भी कंडक्टर वायर के द्वारा किसी पॉइंट पी पर, जैसे ये कोई वायर है, इससे आर डिस्टेंस पर हम मानते कोई पॉइंट पी है, उस पॉइंट पी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो मैथमेटिकल फॉर्मूला वो किसके द्वारा दिया गया, बायो सावर्ट लो। केवल ओरिस्टेड ने तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये आप उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। उसको मैथमेटिकली यानी उसकी वैल्यू को मैथमेटिकली किसने कैलकुलेट किया था, बायो सावर्ट ने, ठीक है ना। तो बायो सावर्ट लो का अगर हम शॉर्ट में बोले कि मेन एप्लीकेशन क्या है कि
किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस r पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए काम आता है। अब देखिएगा इन्होंने क्या बताया कि थोड़ा समझने की कोशिश करना कि बायो सावर्ट ने वही 1820 में भी इन्होंने 1820 में रूल दिया था। देखिएगा बायो सावर्ट ने बताया कि मान लेते कि कोई भी एक कंडक्टर वायर है, जैसे ये कोई भी हम मान लेते हैं कंडक्टर है, वायर है कोई, ठीक है। अब मान लेते कि ये एक वायर है जिसके अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, क्लियर। और हम मान लेते कि एक पॉइंट P है, एक पॉइंट P है जो इस वायर से, हम मान लेते कि इस वायर से r डिस्टेंस पर एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ये पॉइंट P है वो कितनी दूरी पर है, r डिस्टेंस पर। अब इस पॉइंट P पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड, यानी किसी भी करंट कैरिंग वायर के द्वारा, ये मान लेते हैं एक वायर है जिसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है, तो इस वायर से एक P डिस्टेंस P पॉइंट है कुछ डिस्टेंस r पर, जहां पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा बायो सावर्ट ने क्या बताया कि हम सबसे पहले मान लेते कि ये पूरा जो वायर है ये छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना हुआ है। मान लेते कि इसके अंदर छोटे छोटे पार्ट से, मान लीजिए ये पार्ट एक हो गया DL, दूसरा पार्ट ये भी हो गया DL, तीसरा पार्ट ये हो गया DL। इस तरह से क्या है, छोटे छोटे DL लंबाई के पार्ट से मिलकर बना हुआ है। इसकी टोटल लेंथ कितनी है, L के बराबर है। अब देखिए बच्चों ये जो DL है, मान लेते हैं इस DL की वजह से कितना करंट होगा, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये जो DL है यहां पे लिखा हुआ है, इस DL को क्या बोलते हैं हम, करंट एलिमेंट। किस नाम से बोलते हैं बच्चों इसको, करंट एलिमेंट। और बच्चों ये ध्यान रखना कि ये DL एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी जो डायरेक्शन है, इस DL की जो डायरेक्शन है वो किधर होती है, सेम एज करंट, यानी जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, देखो करंट की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में किसकी डायरेक्शन होती है, DL की। DL को क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट। तो हमने मान लिया कि ये क्या है, करंट एलिमेंट है। इतने पार्ट्स के द्वारा हम पहले इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे, ठीक है। केवल इतने वाले पार्ट से, ये वाला पार्ट है DL, इस वाले पार्ट से हम कैलकुलेट करते हैं, जिसको मैंने डार्क किया है। अब देखिएगा मान लेते हैं कि ये जो P पॉइंट है इस वाले एलिमेंट के साथ थीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण, ठीक है। अब ये इसके ऊपर भी हो सकता है, इसके परपेंडिकुलर भी हो सकता है, थीटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 90 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 60। अभी हमने क्या मान लिया कि ये कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है DL के साथ, और ये R है। यहाँ पर जो थीटा है वो क्या है, एंगल बिटवीन DL यानी करंट एलिमेंट और थीटा R यानी डिस्टेंस ऑफ P। क्लियर बच्चों। तो देखिए बायो सावर्ट ने क्या बताया था कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है स्मॉल dB, वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है। देखिए पहले यहां पर लिख देता हूं कि है DL, इसको हम क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट। चलो इसके बाद में हमने यहां पर लिख दिया DL क्या है, करंट एलिमेंट है। और जो थीटा है, थीटा क्या है यहां पर, एंगल बिटवीन DL एंड R। R क्या है यहां पर, पोजीशन वेक्टर है, ठीक है ना, यानी ये डिस्टेंस। तो DL और R के बीच का जो डिस्टेंस है, जो एंगल है, उसको हम क्या बोलेंगे, थीटा। तो देखिए बायो सावर्ट ने बताया कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा R डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा। सबसे पहले उसने क्या बताया कि पहला क्या बताया, फर्स्ट स्टेटमेंट कि मैग्नेटिक फील्ड यानी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड मानते हैं हम DB, स्मॉल एलिमेंट के द्वारा निकालते हैं पहले,
इस स्मॉल एलिमेंट के द्वारा मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद करंट, यानी जो डीबी है जो वो किसके प्रोपोर्शनल है, करंट की, आई के। करंट क्या, इस कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसके, यानी जैसे जैसे हम करंट बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। दूसरा उसने बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी जो डीबी है इस स्मॉल डीएल की, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, उसी करंट एलिमेंट की साइज की, यानी डीएल के भी प्रोपोर्शनल है। डीएल क्या है, यहाँ पर हमने स्मॉल पार्ट जो माना है करंट एलिमेंट, डीएल इस लेंथ को हम क्या बोलेंगे, करंट एलिमेंट, यानी इतने पार्ट्स के अंदर कुछ करंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, करंट एलिमेंट। तीसरा बायोसावर्ट ने क्या बताया, ये सेकंड हो गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल होगा, एंगल ऑफ साइन थीटा, यानी जो डीबी है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, साइन थीटा का, जो एंगल है उसका साइन थीटा। फर्स्ट क्या हो गया, किसके प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रिक करंट के। सेकंड किसके प्रोपोर्शनल होता है, करंट एलिमेंट के। और थर्ड किसके प्रोपोर्शनल होता है, साइन थीटा के। ठीक है। इसके बाद अगर हम फोर्थ बात करें कि किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो देखिएगा जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है ना, यानी अगर हम बात करें कि जो डीबी है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 1/r²। इन चार चीजों पर डिपेंड करता है। बायोसावर्ट ने क्या बताया कि किसी भी करंट एलिमेंट के द्वारा पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चार फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। किन किन पर, एक उस कंडक्टर के अंदर जो फ्लो होने वाले करंट के ऊपर, सेकंड किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट, थर्ड किस पर डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा ऑफ एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, एंड फोर्थ किस पर डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस r²। क्लियर। तो यहां से देखिए बच्चों, अगर हम बात करें तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 से, इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 से हम क्या लिख सकते हैं, जो डीबी है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, I dl sin थीटा अपॉन r²। क्लियर। टीबी प्रोपोर्शनल I dl sin थीटा अपॉन r²। और जब भी ये प्रोपोर्शनल सिंबल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, दैट इज dB इक्वल टू μ0/4π। ध्यान रखना कांस्टेंट कितना है, μ0/4π I dl sin थीटा अपॉन r²। क्लियर। तो ये क्या कहलाता है, बायोसावर्ट लॉ। ठीक है। अब देखिएगा, यानी इस μ0/4π की अगर हम बात करें, यहां पर लिखा हुआ है कि इस μ0/4π इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। क्लियर। बच्चों ये जो μ0 है इसको हम क्या बोलते हैं, परमेएबिलिटी। ठीक है। परमेएबिलिटी ऑफ द मीडियम। देखिएगा, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था एप्सिलॉन नॉट, ये परमिटिविटी कहलाती है। क्या कहलाती है, परमिटिविटी। और म्यू नॉट है, इसको हम क्या बोलते हैं, परमेएबिलिटी ऑफ ए मीडियम। अब देखिएगा, तो ये बच्चों क्या होता है, बायोसावर्ट लॉ। वापस से बता रहे हैं
कि बायो-सावर्ट लॉ क्या बताता है, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड यानी मैथमेटिकल फॉर्मूला बायो-सावर्ट लॉ के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये कोई कंडक्टर वायर है जिसके अंदर I करंट फ्लो हो रहा है, हम एक स्मॉल पार्ट dl कंसीडर करते हैं। इस स्मॉल पार्ट dl को हम क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट बोलते हैं। ध्यान रखना ये वेक्टर क्वांटिटी होती है कि करंट एलिमेंट, और मानते हैं कि इस करंट एलिमेंट से थीटा एंगल पर पॉइंट P है और जो डिस्टेंस कितनी है r डिस्टेंस है। ठीक है ना, अब देखिएगा तो इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा dv, इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड dv होगा वो किन पर डिपेंड करता है, एक तो उस कंडक्टर वायर के अंदर फ्लो होने वाले करंट पर डिपेंड करता है, दूसरा करंट एलिमेंट पे डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तीसरा किसके साइन ऑफ एंगल बिटवीन r एंड dl उसकी प्रोपोर्शनल होता है, और फोर्थ क्या होता है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से अगर हम इक्वेशन 1 को थर्ड फोर्थ से इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा, dv म्यू 0.4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब देखिएगा अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं बच्चों, तो देखिए वो कैसे, आपके पास क्या हो गया कि dv कितना हो गया, म्यू 0/4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब देखिएगा म्यू 0/4 पाई तो कांस्टेंट है, ये तो क्या हो गया, वेक्टर की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। करंट स्केलर होता है dl, ये क्या होता है, करंट एलिमेंट को, ये हमने बता दिया कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पर दूसरी वेक्टर क्वांटिटी भी तो होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको किस तरह से लिख सकते हैं कि dv बराबर म्यू 0/4 पाई I dl sin थीटा। ठीक है, मैं यहाँ पर r से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है ना, sin थीटा अपॉन r स्क्वायर इंटू r भी हमने नीचे लिख कर दिया। r यहाँ पर क्या है, ये डिस्टेंस है, हमने r से ऊपर और नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर, तो देखिएगा यहाँ से क्या हो गया, dv इक्वल टू म्यू 0/4 पाई I। देखिएगा यहाँ पर ये दोनों वेक्टर हैं, r वेक्टर पोजीशन वेक्टर है और dl एलिमेंट sin थीटा है। तो आपको पता है जब sin थीटा को हम रिमूव करते हैं तो ये किस में आ जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, यानी dl into r, ये ध्यान रखना ये क्या आएगा, dl into r अपॉन r क्यूब। अब कितना हो गया नीचे, r क्यूब हो गया। ठीक है, तो यहाँ ये क्या होता है, बायो-सावर्ट लॉ को वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो बच्चों ये बायो-सावर्ट लॉ का था। अगर इसमें कहीं दिक्कत है आपको तो वापस से कमेंट कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।